क्विन, गिरकर मत मर जाना, एक लड़के ने गलियारे में चिल्लाकर कहा। क्विन स्कूल के गलियारे में चलता रहा। उत्पीड़न उसके लिए रोज की बात हो गई थी, लेकिन फिर भी ये उसे हर दिन उतना ही परेशान करता था और वह खुद को पलटवार करने से रोक नहीं पाता था। क्विन रुका और अपने चश्मे को वापस ऊपर धकेला क्योंकि वह उसके चेहरे से नीचे खिसक गया था। उसे नए चश्मे की जरूरत थी और उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वे बहुत घिस चुके थे। किनारों पर टेप लगा हुआ था और वे उसके चेहरे पर ठीक से फिट भी नहीं हो रहे थे। इसके बाद क्विन ने मुड़कर तुरंत बीच वाली उंगली दिखाई। मुझे यकीन है कि आपको ये भी नहीं पता कि मैंने कितनी उंगलियां ऊपर उठा रखी हैं। लड़के ने मुट्ठी भींची और क्विन की ओर दौड़ने लगा। तुम घटिया किस्म के इंसान हो, कब समझोगे कि इस दुनिया में रहने का तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। फिर लड़के ने अपने दोनों हाथों को एक साथ रखा और हरे रंग की रोशनी का एक गोला बनने लगा। जब वह क्विन से कुछ ही मीटर दूर था तो लड़के ने अपने हाथों को आगे की ओर उछाला और हरी रोशनी उसकी हथेलियों से निकल पड़ी। क्विन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और प्रकाश की किरण इतनी तेज थी कि वह उससे बच नहीं सका। वह बस दांत पीसकर दर्द सह सकता था। जैसे ही प्रकाश क्विन से टकराया, उसका शरीर हवा में उछल गया और गलियारे की दीवार से टकराकर पीछे की ओर जा गिरा। पास ही खड़े एक छात्र ने कहा, क्या हो रहा है? क्या वे स्कूल के आखिरी दिन लड़ रहे हैं? लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हंगामा किस बारे में है, इसलिए तुरंत ही बाहर भीड़ जमा हो गई। एक छात्रा घायल छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से की ओर दौड़ी। धूल छंटने लगी और क्विन के हल्के घुंघराले काले बाल नजर आने लगे। जब आखिरकार धूल पूरी तरह से छंट गई और महिला ने देखा कि वह कौन है, तो वह तुरंत पीछे हट गई और ऐसे अपना काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब छात्रा अपने दोस्तों के पास लौटी तो क्विन ने देखा कि वे उस पर हंस रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैंने नहीं देखा कि वह कौन था, लड़की ने शर्म से लाल होते हुए जवाब दिया। उसके बाद क्विन खड़ा हुआ और फर्श से अपना चश्मा उठाया। एक बार फिर उसका एक किनारा टूटकर गिर गया था। धिक्कार है, फिर से नहीं। क्विन के स्कूल का आखिरी दिन था और वह उम्मीद कर रहा था कि कम से कम आज तो कोई उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश न करे। क्विन इससे तंग आ चुका था और वह इसे नजरअंदाज करने वाला भी नहीं था। उसने ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने चुपचाप उत्पीड़न सह लिया था और उनके साथ हुआ बर्ताव क्विन के साथ हुए बर्ताव से कहीं ज्यादा बुरा था। क्विन ने बाकी छात्रों की तरह स्कूल में रुकने की जहमत नहीं उठाई। चलते चलते उसने लोगों को आपस में बातें करते देखा। कुछ हंस रहे थे तो कुछ की आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि शायद ये आखिरी बार होगा जब वे एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन क्विन इनमें से किसी भी बात का हिस्सा नहीं था और न ही वह बनना चाहता था। जब वह आखिरकार घर पहुंचा तो क्विन तुरंत काम पर लग गया। क्विन एक छोटे से कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था, जिसमें एक बिस्तर और एक डेस्क रखने के लिए ही पर्याप्त जगह थी। दीवार में एक टीवी भी लगा हुआ था, लेकिन क्विन उसे केवल बैकग्राउंड नॉइज के रूप में इस्तेमाल करता था और वास्तव में कुछ देखता नहीं था। चूंकि उसका कोई जीवित रिश्तेदार नहीं था और वह अभी केवल 16 वर्ष का था, इसलिए सरकार ने उसे यह अपार्टमेंट उपलब्ध कराया था। उसके बिस्तर के ऊपर एक सूटकेस रखा था जिसमें उसका सारा सामान बड़े करीने से पैक किया हुआ था। जब क्विन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने तुरंत दराज खोली जिसमें एक किताब रखी थी। ये एक मोटी और बड़ी किताब थी जिसका वजन लगभग आधा किलो था। किताब का मुखड़ा काले रंग का था और उसके बीचों बीच एक गोला बना हुआ था जिसमें अलग अलग दिशाओं में रेखाएं निकली हुई थी। चलो आज फिर कोशिश करते हैं, क्विन ने किताब को मेज पर रखते हुए कहा। इसके बाद वह तुरंत अपने बैग की ओर गया और उसमें से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब निकाली जिसमें एक साफ तरल पदार्थ भरा हुआ था। टेस्ट 112 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद क्विन ने धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब से तरल पदार्थ निकालकर किताब पर डालना शुरू कर दिया। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद क्विन ने पूरी टेस्ट ट्यूब को किताब पर उड़ेल दिया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्विन ने ध्यान से किताब की जांच की कि कहीं उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन किताब हमेशा की तरह ही दिख रही थी। एक और नाकामी, ये खुल क्यों नहीं रहा? मम्मी पापा ने ये चीज रखी ही क्यों थी? 112 बार क्विन ने किताब खोलने के लिए इतने अलग अलग तरीके आजमाए थे। किताब न सिर्फ खुल नहीं रही थी, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाना भी नामुमकिन लग रहा था। क्विन ने किताब को जलाने, काटने, पिघलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। इसके बाद क्विन अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ हल्की फुल्की आवाज के लिए टीवी चालू कर दिया।
वह वैसे तो टीवी पर चल रही चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन दूसरों की आवाजें सुनकर उसे अकेलापन कम महसूस होता था। टीवी पर इस समय समाचार चैनल चल रहा था। डाल्की जाति के साथ शांति संधि को अब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है और हमें एक और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन से टीवी पर लगातार युद्ध की खबरें आती रहती थीं। 30 साल पहले मानव जाति के पास तथाकथित डाल्की आए थे। वे इंसानों जैसे ही दिखते थे, बस उनकी पूंछ अजगर जैसी और त्वचा शल्कोर जैसी थी। उन्होंने तुरंत मानव जाति से अपने संसाधन सौंपने की मांग की और उन्हें गुलाम बनाकर इस्तेमाल करना चाहा। स्वाभाविक रूप से मनुष्यों ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उनकी आधुनिक तकनीक उनके सामने बेकार थी। गोलियां उनकी त्वचा को भेद नहीं सकती थी और टैंकों की बात करें तो डाल्की के पास हवाई जहाज थे। हर पुरुष और महिला को अपने ग्रह के लिए लड़ने को कहा गया था और इसमें क्विन के माता पिता भी शामिल थे। युद्ध कई वर्षों तक चला और क्विन अपने माता पिता को देखे बिना ही बड़ा हुआ। जब मनुष्य हार के कगार पर थे, तब कुछ चुनिंदा लोग आगे आए। इन लोगों के पास विशेष क्षमताएं थीं। उन्होंने युद्ध का रुख मोड़ने की उम्मीद में अपनी शक्ति प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानकारी साझा करना शुरू किया और ये कारगर साबित हुआ। फिर भी डाल्की अभी भी शक्तिशाली थे और एक अंतहीन गतिरोध के चलते 5 साल पहले शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। बेशक लालच ने मानवता पर विजय प्राप्त कर ली और इन शक्तियों को सबके साथ साझा करने के बजाय उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों ने इन्हें अपने पास रखने का फैसला किया। केवल धनवान लोग ही अधिक शक्तिशाली क्षमताओं को सीख पाए, जबकि बाकी सभी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्विन को अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं मिला। सरकार ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसके रहने सहने का खर्च उठाने पर सहमति जताई, लेकिन बस इतना ही। जब उसके माता पिता की मृत्यु 10 वर्ष की आयु में हुई, तो एक एजेंट उसके दरवाजे पर आया और उसे एक किताब सौंप दी। उसे बताया गया कि यह एकमात्र वस्तु है जो उसके माता पिता के पास थी और जो उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उसे दी थी। दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? क्विन अपने बिस्तर से उठा और अपनी डेस्क की ओर चलने लगा। उसने अपने थोड़े टूटे हुए चश्मे को उठाया और तय किया कि उसे इसे ठीक करना होगा। उसने देखा कि एक लेंस थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया है और उसने उसे वापस फ्रेम में ठोकने की कोशिश की। चलो अंदर आ जाओ, उसने जोर से धक्का देते हुए चिल्लाया। लेंस अचानक टुकड़ों में टूट गया और कांच के एक टुकड़े से उसके अंगूठे में गहरा घाव हो गया। दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है? क्विन ने तुरंत कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करना शुरू किया और देखा कि एक टुकड़ा उसकी किताब के ऊपर गिरा हुआ है। जैसे ही क्विन ने कांच का टुकड़ा हटाया, उसके अंगूठे से खून की एक बूंद किताब के बीचों बीच गिर गई। किताब के केंद्र के चारों ओर का घेरा चमकने लगा और अचानक किताब हवा में ऊपर उठने लगी। आखिर हो क्या रहा है? किताब तेजी से चमकने लगी और बेकाबू होकर कांपने लगी। आखिरकार वह खुल गई और पन्ने एक एक करके पलटते चले गए। क्विन चमकती हुई किताब से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, मानो वह किसी गहरी समाधि में हो। किताब में लिखे शब्द किसी ऐसी भाषा में नहीं थे जो उसने पहले कभी देखी हो, लेकिन किसी कारणवश उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे समझ सकता है। जब किताब का आखिरी पन्ना पलटा, तो वह धीरे धीरे धूल में बदलती हुई सी गायब होने लगी। उसी समय क्विन की दृष्टि भी धुंधली पड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर महसूस होने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसे एक संदेश सुनाई दिया। आपको VA की मंजूरी मिल गई है, इसके लिए आपको बधाई। अंतिम शब्द सुनने के लिए पर्याप्त समय तक होश में रहने में असमर्थ क्विन बेहोश हो गया। धीरे धीरे क्विन की पलकें खुलने लगी और उसकी दृष्टि वापस आने लगी। उसका सिर भारी लग रहा था और शरीर में हल्का दर्द था। जैसे ही वह जमीन से उठा, उसने ये देखने के लिए अपना सिर छुआ कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? गिरने से खोपड़ी फटी तो नहीं? ये सुनिश्चित करने के बाद क्विन ने फर्श से अपना चश्मा उठाया। हालांकि अब उसमें केवल एक ही लेंस बचा था, फिर भी आदतवश क्विन ने चश्मा पहन लिया। अचानक उसे थोड़ा चक्कर आने लगा और उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। उसने चश्मा उतार दिया और देखा कि चश्मा लगाने पर ही उसकी नजर धुंधली हो जाती है। क्विन तुरंत अपनी डेस्क की ओर भागा और एक पेंसिल उठाए। उसने दीवार पर अक्षर बनाया और पीछे हट गया। क्विन तब तक पीछे हटता रहा जब तक उसकी पीठ कमरे की दीवार से न टकरा गई। क्या, लेकिन कैसे? क्विन ने सोचा। किसी तरह क्विन की दृष्टि अब एकदम ठीक हो गई थी।
उसने अपना पूरा जीवन खराब दृष्टि के साथ बिताया था, लेकिन अचानक उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था, उसकी तस्वीरें उसके दिमाग में कौंधने लगी और उसे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, वह किताब। जब क्विन ने कमरे के चारों ओर देखा तो वह घबराने लगा। किताब, वो किताब आखिर है कहाँ? क्विन ने किताब को हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। इतने छोटे कमरे में किताब गायब कैसे हो सकती थी, और इसके गायब होने से क्विन पागल हो रही थी। शायद ये मेरे मोजो की तरह हैं, जो अक्सर गायब हो जाते हैं। अरे बेवकूफ़ी मत करो, हम किताब की बात कर रहे हैं, मोजे की नहीं। फिर क्विन ने बेहोश होने से ठीक पहले हुई घटनाओं के बारे में गहराई से सोचने की कोशिश की। उसे अचानक याद आने लगा कि किताब हवा में उठी थी। फिर आंखें बंद होने से ठीक पहले उसने कुछ शब्द सुने। ये क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिस्टम मैसेज हो। फिर जैसे ही क्विन ने वे शब्द कहे, उनकी आंखों के ठीक सामने एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई दी। उपयोगकर्ता क्विन टेलिन, जाति मानव, स्तर 1, 0-100 एक्सेप्ट U003, HP 10 out of 10 U003, शक्ति 10, चपलता 10, स्टेमिना 10 इंचेस। वाह, ये तो बिल्कुल उन पुराने खेलों की तरह है जिन्हें लोग अक्सर खेला करते थे। क्विन ने देखा कि स्टेटस स्क्रीन पर ऊपर की ओर और भी टैब थे, लेकिन बिना कुछ किए, बस मन ही मन उन टैब को पढ़ते हुए स्क्रीन अपने आप बदल गई। कौशल 0 कौशल अंक उपलब्ध है। कौशल लॉक हो गया है। कौशल लॉक हो गया है। ... स्किल्स टैब पर क्विन को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ लॉक और थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था, इसलिए वह जल्दी से अगले टैब पर चला गया जिसका नाम शॉप था। दुकान, ये 1O स्तर पर अनलॉक होता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? आखिरी टैब क्वेस्ट टैब था और आखिरकार ऐसा लगा कि ये टैब किसी चीज के पीछे लॉक नहीं था। मुख्य खोज, स्तर 10 पर पहुंचे। दैनिक लक्ष्य, 2 लीटर पानी पिए। 5 एक्सपीरियंस का इनाम। सिस्टम में मौजूद सभी सुविधाओं की जांच करने के बाद क्विन को बस सिस्टम बंद करने के बारे में सोचना था और वह बंद हो गया। जब क्विन ने इसे दोबारा खोलने के बारे में सोचा तो तुरंत उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई। क्विन के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि उसके माता पिता ने जो किताब उसके लिए छोड़ी थी, वह किसी क्षमता की किताब थी। ये किताबें अक्सर सेना या किसी कंपनी से बहुत ऊंची कीमतों पर खरीदी जा सकती थी और यहाँ तक कि इन्हें ब्लैक मार्केट से भी प्राप्त किया जा सकता था। बस दिक्कत ये थी कि क्विन ने कभी ऐसी क्षमता की किताब के बारे में नहीं सुना था जो गायब हो जाए और उपयोगकर्ता को इस तरह की प्रणाली प्रदान करे। क्षमता की किताबें सीखने के लिए बनाई गई थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप उठा लें और तुरंत समझ जाएं कि इसका उपयोग कैसे करना है। क्विन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। वह हमेशा से ही लेवल 1 एबिलिटी यूजर रहा था क्योंकि वह कभी भी एबिलिटी की किताबें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था। आखिरकार उसके पास कुछ तो था। अब अगला चरण ये जांचना था कि उसके पास कौन सी क्षमता है। आग, जल्दी करो, क्विन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, अगला, पानी बाहर। क्विन ने फिर से वही किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कई अलग अलग चीजों को आजमाने और पहले देखी गई सभी क्षमताओं का उपयोग करने के बाद ये पता चला कि वह उनमें से किसी को भी करने में असमर्थ था। ये बेकार सी चीज क्या है? क्या ये सचमुच सिर्फ एक सिस्टम की क्षमता है? क्विन ने कुछ देर सोचा। अगर यह सचमुच एक खेल जैसा था तो शायद मिशन पूरे करने से वह धीरे धीरे और मजबूत हो जाएगा और ज्यादा कौशल हासिल कर लेगा। वह इसे एक साधारण क्षमता पुस्तिका की तरह मान रहा था और जाहिर है कि उसे जो मिला था वह साधारण नहीं था। आमतौर पर क्षमता पुस्तकें एक ही क्षमता पर आधारित होती थीं। किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहली क्षमता पुस्तक का चयन करना महत्वपूर्ण था क्योंकि एक सामान्य मानव शरीर केवल एक ही क्षमता विशेषता का प्रदर्शन कर सकता है। यदि आपको अपनी पहली क्षमता के रूप में रूपांतरण क्षमता मिलती है तो आप केवल इसी विशेषता से संबंधित अन्य क्षमताएं प्राप्त कर सकेंगे। अग्नि आदि के लिए भी यही नियम लागू होता था। इसके बाद क्विन ने अपना मिनी फ्रिज खोला और उसके अंदर रखी पानी की बोतलें निकालने लगा। उसने तुरंत एक एक करके पानी की बोतलें गटकना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, 2 लीटर कितने होते हैं? मेरा पेट फटने वाला है। पानी की 8वीं बोतल खत्म करने के बाद एक नया नोटिफिकेशन मैसेज दिखाई दिया। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 5 XP प्राप्त हुए। U003C5100 U003। अच्छा, अब मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि सिस्टम काम करता है।
अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। क्विन जल्दी से दरवाजे पर गया और उसे खोला। उसके सामने एक लंबा चौड़ा गंजा आदमी खड़ा था, जिसने काली फौजी वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी पर कई पदक लगे थे और उसकी छाती के ठीक ऊपर उसका नाम लिखा था, सार्जेंट ग्रिफ। बेटा, अब तुम्हें तुरंत अपना कमरा खाली करना होगा। गाड़ी तैयार है और पिछले 5 मिनट से बाहर इंतजार कर रही है। जो कुछ भी हुआ था, उसके चलते क्विन आज होने वाली घटना के बारे में भूल ही गई थी। अब तुम्हारे लिए सैन्य प्रशिक्षण विद्यालय जाने का समय आ गया है, ग्रिफ ने कहा। मनुष्यों और डाल्की के बीच युद्ध के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। यद्यपि मनुष्य और डाल्की वर्तमान में शांतिपूर्ण दौर से गुजर रहे थे, पर किसी को विश्वास नहीं था कि यह शांति हमेशा बनी रहेगी। डाल्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। सत्ता के प्रति उनकी लालसा और उन्हें अपने से नीचा समझने वाले प्राणियों को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा को रोकना असंभव था। हर रोज ऐसी खबरें आती रहती थी कि एक नस्ल दूसरी नस्ल को उकसा रही है, यहाँ तक कि युद्ध छेड़ने की कगार पर है। नागरिकों को यह आशंका सताती रहती थी कि किसी भी क्षण झड़प हो सकती है। सार्जेंट ग्रिफ के साथ रवाना होने से पहले क्विन जल्दी से शौचालय गया। उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया था कि उसे लग रहा था मानो उसका मूत्राशय किसी भी क्षण फट जाएगा। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और बाहरी दुनिया ने उसका स्वागत किया, कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दी। आपके शरीर पर सीधी धूप पड़ रही है। आप सूर्य की रोशनी से प्रभावित होते हैं। सूर्य की रोशनी में रहने के दौरान सभी आंकड़े आधे हो जाएंगे। अचानक ही क्विन का शरीर बेहद सुस्त महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो और अब उसे आराम की जरूरत हो। उसके हाथ पैर सामान्य से ज्यादा भारी लग रहे थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। क्विन ने अपनी स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया, जबकि सार्जेंट ग्रिफ ने बाहर कदम रखते ही रुकने के लिए उसे एक अजीब नजर से देखा। क्या तुम ठीक हो, लड़के? सार्जेंट ने पूछा और भागने की कोशिश करने पर लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। हर साल कोई न कोई ऐसा मिल ही जाता था जो शांतिपूर्वक आने को तैयार नहीं होता था। हालांकि क्विन सुन नहीं रहा था और न ही उसका अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोई इरादा था। वह बस अपने सामने स्क्रीन को देखने में इतना मग्न था कि उसने देखा कि उसके आंकड़े कम हो गए हैं। लेकिन सिर्फ उसके आंकड़े ही नहीं, उसकी HP भी काफी कम हो गई थी। HP 5/5, रेटिंग 5/5, स्टेमिना 5/5, फुर्ती 5/5। ये किस तरह की खामी है? क्विन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे अब भी इस बात का एहसास था कि वह अब अकेला नहीं है। क्विन, सार्जेंट ने फिर से पुकारा। वह अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था, तभी एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आपको एक नया कार्य प्राप्त हुआ है। दैनिक कार्य, 8 घंटे तक सीधी धूप से बचे। इनाम, 5 अनुभव। क्विन का मूड नए डेली क्वेस्ट को देखते ही अच्छा हो गया। पानी पीने वाले क्वेस्ट के विपरीत, यह ऐसा काम था जिसे वह सोने मात्र से ही आसानी से कर सकता था। अगर यह सिस्टम उन गेम्स की तरह काम करता है जिनके बारे में उसने सुना था, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 XP हासिल करने के बाद क्विन का लेवल बढ़ेगा और उसके स्टैट्स भी बेहतर होंगे। इसलिए क्विन को जितने अधिक दैनिक कार्य मिलते थे, उतना ही उसके लिए बेहतर होता था। तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो स्कूल तुम्हें जिंदा ही खा जाएगा। सार्जेंट ग्रिफ चिल्लाया, जिससे वह अपनी सुस्ती से जाग उठा। क्विन अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर खड़ी एक बड़ी बस के पास पहुंचा। जब वह बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वह पहले से ही छात्रों से भरी हुई थी, जिनकी उम्र लगभग उसकी ही थी। कुछ कदम पीछे ग्रिफ उसे देख रहा था, उसके हाथ उसकी पीठ पर थे। क्विन को पता भी नहीं चला कि सैनिक रुक गया है। जब उसने ग्रिफ की ओर मुड़कर देखा तो उसे लगा मानो ग्रिफ पत्थर की मूर्ति हो। वह सामने वाली बस की ओर मुड़ा और पाया कि वह किसी भी छात्र को नहीं पहचानता था। इसका मतलब यही हो सकता था कि वे सभी किसी दूसरे स्कूल से आए थे। उसे थोड़ी राहत मिली। इन नए लोगों के आने से शायद बदमाशी बंद हो जाएगी। चूंकि उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए उसके पास उन्हें प्रभावित करने का मौका था। शायद कुछ दोस्त भी बना ले। उसने बस के आगे वाली सीट पर बैठना चुना क्योंकि वही एकमात्र सीट खाली थी। बैठते ही उसके सामने स्क्रीन खुल गई। आंकड़े सामान्य हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीधी धूप से बचने पर उसकी शारीरिक स्थिति तुरंत सामान्य हो जाएगी। वह इससे खुश था क्योंकि उसका शरीर फिर से तरोताजा महसूस कर रहा था, मानो उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अच्छा,
कम से कम ऐसा लगता है कि ये केवल सीधी धूप है। छात्र उत्साह से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सार्जेंट ग्रिफ बस में चढ़े, उनका उत्साह थम गया। ठीक है, अब हमें सैन्य अकादमी के लिए रवाना होना चाहिए, उसने घोषणा करते हुए ड्राइवर को प्रस्थान शुरू करने का इशारा किया। बस अचानक स्टार्ट हुई और चलने लगी। छात्र आखिरकार अपने रास्ते पर निकल पड़े। पूरी यात्रा के दौरान बस में सन्नाटा छाया रहा। जब भी कोई छात्र बोलने की कोशिश करता, ग्रिफ तुरंत उसकी ओर घूरता, जिससे छात्र चुप हो जाता। ग्रिफ को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वे सभी उसकी आंखों में सीधे देखकर ही समझ गए थे कि वह क्या चाहता है। उनकी यात्रा शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद पॉपअप स्क्रीन फिर से दिखाई दी और क्विन को एक और संदेश मिला। हवा में एक पदार्थ का पता चला है, प्रतिरोध +1। क्विन को यह संदेश काफी अजीब लगा, इसलिए उसने बस के अंदर का जायजा लेना शुरू किया। उसने देखा कि आधे छात्र सो चुके थे और बाकी आधे ऊब रहे थे। उसने नींद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी होता जा रहा था। उसकी पलकें बंद होने लगी। आखिरकार क्विन को भी चक्कर आने लगे और नींद उसके होश में छाने लगी। पदार्थ के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, प्रतिरोध +1। तभी उसे अपने पास आते हुए तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो सार्जेंट ग्रिफ उसके ऊपर मंडरा रहा था। लगता है आप में से कुछ लोग बेहोशी की गैस का असर झेलने में कामयाब रहे। लगता है हमें आपको जबरदस्ती पकड़ना पड़ेगा। क्विन के सिर पर तेजी से एक काला थैला डाल दिया गया और उसकी दृष्टि पूरी तरह से ढक गई। गैस धीरे धीरे उसके होश में आने लगी और उसे बेकाबू कर लिया। वह कुछ नहीं कर सका। उसका हाथ बेजान होकर बगल में लटक गया और वह बेहोश हो गया। ******। कुछ देर बाद क्विन को अपने सिर पर ठंडे पानी की बौछार का एहसास हुआ। इसने अपना काम कर दिया और वह तुरंत जाग गया। आंखें खोलने पर उसे केवल हरे रंग का धुआं दिखाई दिया जो उसके चारों ओर फैला हुआ था। वह और कई अन्य छात्र अपना सिर उठाकर चारों ओर देखने लगे। वहां कुल 500 छात्र एक खुले मैदान में खड़े थे, एक ऐसी अनजान जगह पर जिसे उनमें से कोई भी पहचानता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। उनके चेहरों पर दिख रही हैरानी बहुत कुछ बयां कर रही थी। यहीं पर आप सभी को अपने जीवन के अगले 2 साल बिताने होंगे, सार्जेंट ग्रिफ की आवाज ने समझाया। छात्रों को केवल हरा भरा मैदान ही नहीं दिखाई दिया। उनके ठीक सामने 3 विशालकाय भविष्यवादी इमारतें थीं। ये इमारतें पूरी तरह से कांच से बनी मानव आकृतियों जैसी थीं। प्रत्येक इमारत कम से कम 60 फीट ऊंची थी, लेकिन मैदान से दिखने वाला दृश्य केवल यही नहीं था। वे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे, जिसके सामने एक छिपा हुआ शहर था। सभी ने सैन्य वर्दी पहन रखी थी और वहां मौजूद तकनीकी चमत्कारों ने सभी को आकर्षित किया। ये उपकरण अपने समय से कहीं अधिक उन्नत थे। कुछ मशीनें बक्सों को उठा रही थी और कुछ निर्माण मशीनें थीं। विशालकाय मशीनें अपनी क्रेन की मदद से आसमान की ऊंचाइयों तक उठ रही थीं। मशीन के अंदर कोई इंसान नहीं था, फिर भी वह निर्माणाधीन इमारत पर एक के बाद एक कांच के पैनल लगा रही थी। उड़ने वाले जहाज जमीन के इतने करीब आ रहे थे कि क्विन को डर था कि कहीं वे ऊंची इमारतों से टकराकर नीचे शहर में मौजूद लोगों पर कांच के टुकड़े न गिरा दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे सभी एक तय रास्ते पर चलते रहे। फिर हवा में तैरती ट्रेनें थीं जो बहुत ऊपर उठकर ऐसी पटरियों पर चल रही थीं जिन्हें कोई भी छात्र देख नहीं सकता था। वे जिस तकनीक को देख रहे थे, उसमें से कुछ अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। डाल्की जाति के साथ पहले युद्ध के बाद मनुष्यों ने तकनीकी क्षेत्र में अपार प्रगति की थी। इसका कारण यह था कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे डाल्की से बहुत सारा उपकरण प्राप्त करने में सफल रहे थे। सेना ने इनमें से अधिकांश को अपने पास रखने का निर्णय लिया था। उनका मानना था कि इनमें से कुछ चीजें आम जनता के लिए उपयोग करने के लिए बहुत खतरनाक थी। कम से कम उनका यही दावा था। जब क्विन आखिरकार उस नई दुनिया को भूलना बंद कर पाया जिसमें उसे धकेल दिया गया था, तो उसने अपने हाथ पर कुछ भार महसूस किया और देखा कि उसकी कलाई पर कुछ रखा हुआ है। ये एक डिजिटल घड़ी थी, लेकिन स्क्रीन पर अभी तक कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा था। आपकी कलाई पर बंधी घड़ी आपकी जीवन रेखा है। यह आपको इस सैन्य अड्डे पर एक छात्र के रूप में पहचान देगी। यह आपको कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने, भोजन का भुगतान करने और अन्य कई चीजों के लिए अनुमति देगी। उपयोग में न होने पर घड़ी एक संख्या प्रदर्शित करेगी जो आपके संबंधित शक्ति स्तर को दर्शाएगी, ग्रिफ ने कहा। क्विन को ऐसा लगा जैसे वह कोई अजीब विदेशी भाषा बोल रहा हो, और अन्य छात्रों के चेहरों पर दिख रही उलझन से उसे यकीन हो गया कि वह अकेला ऐसा नहीं था जिसे उस आदमी की बात समझने में कठिनाई हो रही थी।
उन्हें लगा था कि मिलिट्री स्कूल आने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वही खेल फिर से शुरू होने वाला है, बस जगह अलग होगी। हम तुरंत आपके स्तर की जांच शुरू करेंगे। जब तक आपको आगे बुलाया न जाए तब तक हिलना मत, समझे? ग्रिफ ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया और सभी ने सिर हिला दिया। सार्जेंट अपनी मुस्कान में डरावना लग रहा था। यह उसके सख्त चेहरे के बिल्कुल विपरीत था। शुभकामनाएं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है और आप अतिरिक्त अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अपने स्टोन का उपयोग करके अपनी इच्छा व्यक्त करें। जब मानव जाति को पहली बार क्षमताओं का ज्ञान हुआ तो लोगों ने जल्दी ही जान लिया कि कुछ क्षमताएं दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसी के साथ शक्ति स्तर प्रणाली की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर 8 अलग अलग शक्ति स्तर थे। 1 सबसे कमजोर और 8 सबसे शक्तिशाली स्तर था। इन स्तरों को आगे 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक विभाजित किया जा सकता था और प्रत्येक स्तर के लिए यही नियम लागू होता था। लोगों के पास शक्तियां प्राप्त करने के 2 तरीके थे। जब डाल्की जाति के साथ युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी शक्तियां बाहरी दुनिया के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये जानकारी लिखकर रखी कि उन्हें ये शक्ति कैसे प्राप्त हुई, जिसे क्षमता पुस्तकें कहा जाता था। ये क्षमता पुस्तकें आम जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गईं और सेना ने कुछ अधिक शक्तिशाली पुस्तकों को अपने पास सुरक्षित रखा। सामान्यतः स्तर 1 से 5 तक की क्षमता पुस्तकें आम जनता को बेची गईं, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों और सेना ने उच्च स्तर की पुस्तकों को अपने पास रखा। किसी क्षमता को प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह था कि आप एक ओरिजिनल हो। ओरिजिनल वे पहले लोग थे जिन्होंने स्वयं अपनी शक्तियों की खोज की थी और उन्हें अपने परिवार में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। सभी क्षमता संपन्न लोग अपनी क्षमताओं को बाहरी दुनिया के साथ साझा करना नहीं चुनते थे और उन्हें अपने वंश तक ही सीमित रखना पसंद करते थे। मूल सदस्यों के पास आमतौर पर 8 स्तर से भी ऊपर की सबसे शक्तिशाली क्षमताएं होती थीं। सरकार के लिए उनकी शक्ति का आकलन करना असंभव था क्योंकि यह सार्वजनिक जानकारी में नहीं थी। इन 2 कारणों से क्विन हमेशा लेवल 1 पर ही रहा था। उसका कोई पारिवारिक सदस्य उसका सहारा नहीं था, इसलिए वह एबिलिटी बुक नहीं खरीद सकता था और उसके परिवार के पास खुद कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए वह ओरिजिनल नहीं था। जब क्विन को वह किताब मिली तो उसका पहला अनुमान था कि ये किसी प्रकार की शक्ति संबंधी किताब है। अब इतने वर्षों बाद ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई शक्ति प्राप्त हो गई हो, लेकिन उसने इससे पहले कभी ऐसी शक्ति संबंधी किताब के बारे में नहीं सुना था और उसे ये भी नहीं पता था कि इससे उसे कितनी शक्ति मिली है। क्विन ने घड़ी देखने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसमें उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर 1 दिखा रहा था। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी सभी की घड़ियों में भी यही संख्या दिख रही थी। ग्रिफ इस समय सभी छात्रों के सामने खड़ा था और उसने 5-5 के समूहों में नाम पुकारे। फिर इन छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहीं ले जाया जाएगा। क्विन को पहले तो उम्मीद जगी कि शायद वह एक बार अपनी क्षमता का स्तर बदल पाएगा, लेकिन सूचना मिलने के बाद उसका इरादा तुरंत बदल गया। आप पर सीधी धूप पड़ रही है। कॉल के आंकड़े आधे हो जाएंगे। क्विन को यह भी नहीं पता था कि 10 ताकत, 10 फुर्ती और 10 सहनशक्ति कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि को आधार माना जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये कम से कम एक सामान्य इंसान की सर्वोत्तम स्थिति थी। लेकिन इस समय क्विन बेहद कमजोर और सुस्त महसूस कर रहा था। इस समय उसका शरीर बेहद गर्म महसूस हो रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। क्विन को लगा कि अच्छा हुआ उसने पहले ही खूब पानी पी लिया था, वरना वह बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाता। हे, क्या तुम ठीक हो? क्विन के बगल में खड़े एक अजनबी ने कहा। अजनबी का नाम वार्डन था। उसके सुनहरे, चिकने बाल और भूरी हरी आंखें थीं, साथ ही उसका चेहरा सुडौल और जबड़ा तीखा था। उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच थी, जबकि क्विन की लंबाई 5 फुट 11 इंच थी। क्विन अपने पिछले स्कूल में ऐसे लोगों से अक्सर दूर ही रहता था, क्योंकि वहां सब लोग उस पर ही ध्यान देते थे और क्विन को ध्यान आकर्षित करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं मदद के लिए किसी को बुला सकता हूँ, वार्डन ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे बस परीक्षा को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है, क्विन ने अपने थके हुए शरीर को नजरअंदाज करते हुए और सीधा खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। वार्डन ने क्विन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्विन अपनी उम्र के हिसाब से काफी दुबला पतला था और उसके शरीर में मांसपेशियों की कमी थी और इस समय वह बेहद कमजोर दिख रहा था। वार्डन को लगा कि क्विन उस तरह का लड़का है जिसे स्कूल में तंग किया जाता होगा और शायद यही वजह थी कि क्विन घबराया हुआ था। अगर उसे लेवल 1 रेटिंग मिलती है तो संभवतः यहाँ भी वही होगा।
चिंता मत करो, मैं काफी ताकतवर हूँ। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मेरे पास आकर मदद मांग सकते हो। वार्डन मुस्कुराया। क्विन आमतौर पर ऊर्जावान और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाता था, लेकिन वार्डन को नापसंद करना उसके लिए मुश्किल था। जब क्विन ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। मेरा नाम वोरदान है, वोरदान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्विन ने वार्डन के हाथ की ओर देखा। असल में यह उसके जीवन में पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन क्विन ने सोचा कि यह जल्दी ही बदल जाएगा। उसकी क्षमता का स्तर पता चलने पर वे हमेशा ऐसा ही करते थे, लेकिन फिलहाल वह इन सब बातों को भूलना चाहता था। मेरा नाम क्विन है, क्विन ने वार्डन से हाथ मिलाते हुए कहा। क्षमता का उपयोग पाया गया है, योग्यता अस्वीकृत कर दी गई है। सिस्टम से संदेश आते ही क्विन ने उन्हें हैरानी से देखा। उसी समय उसने वार्डन से हाथ मिलाया और संदेश तुरंत सामने आ गए। फिर उसने देखा कि वार्डन ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। तभी सिस्टम ने संदेश को एक बार फिर दोहराया। क्षमता का दुरुपयोग पाया गया, इस योग्यता को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद क्विन ने तुरंत वार्डन का हाथ छोड़ दिया। सिस्टम उसे स्पष्ट रूप से बता रहा था कि वार्डन उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वार्डन के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे और वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। वार्डन ने कहा, तुम्हारी क्षमता क्या है? क्विन कुछ देर रुका, सोच रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में वह वार्डन की असली प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। वार्डन के चेहरे पर अब हैरानी का भाव नहीं था, मानो जवाब ने उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वार्डन कुछ कह पाता, ग्रिफ ने एक घोषणा कर दी। क्या छात्र क्विंटेलिन, वार्डन ब्लेड, पीटर चक, लैला मुनरो और एरिन हेली कृपया आगे आकर अपनी परीक्षा दे सकते हैं? जैसे ही पांचों छात्रों ने अपने नाम पुकारे जाते सुने, उनमें से प्रत्येक उस सार्जेंट की ओर बढ़ने लगा जो भीड़ के सामने उनका इंतजार कर रहा था। क्विन और वार्डन के अलावा उनके समूह में एक और लड़का था। पीटर वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वह लगातार इधर उधर देखता रहता था और बेचैन भी था। उसका कद छोटा था, लेकिन यह उस पर जचता था क्योंकि वह ज्यादा लंबा भी नहीं था। उसे देखकर क्विन को खुद की याद आ गई। छोटा कद, चश्मा और बिखरे हुए भूरे बाल, शारीरिक रूप से वह कुछ खास आकर्षक नहीं था। बाकी दोनों सदस्य लड़कियां थीं। लैला के छोटे भूरे बाल थे और वह लंबी कद काठी की थी। उसने अपनी पीठ पर एक धनुष रखा हुआ था, जिसे देखकर क्विन हैरान रह गई क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हथियार रखते थे, सिवाय प्यो नामक एक विशेष समूह के। वे ऐसे लोगों का समूह थे जो मानते थे कि शक्तियां मानवता के लिए अभिशाप है और इसके बजाय हथियारों का इस्तेमाल करना बेहतर समझते थे। हालांकि वे बहुत कम थे और क्विन ने अपने जीवन में कभी भी उस गुट के किसी सदस्य से मुलाकात नहीं की थी। उसने उनके बारे में केवल कहानियां ही सुनी थी। दूसरी ओर एरिन ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। उसका शरीर सुडौल था, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, और उसके लंबे रेशमी सुनहरे बाल थे। बस एक ही दिक्कत थी, उसके चेहरे के हाव भाव। भीड़ में चलते हुए भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह भावहीन और भावहीन ही रहा, जिससे वह भावहीन प्रतीत होती थी। बाकी बच्चों के चेहरों पर जो विस्मय था, वह एरिन पर कोई असर नहीं करता था। जैसे ही क्विन आगे की ओर बढ़ा, उसने देखा कि वह वहां मौजूद किसी भी छात्र को पहचान नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बाकी छात्र भी किसी से परिचित नहीं थे। क्विन ने यही अनुमान लगाया कि यह जानबूझकर किया गया था। उनका समूह जल्द ही एक अन्य समूह के ठीक पीछे रुक गया, जिसे परीक्षण क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। वार्डन इधर उधर घूमा और अपने समूह के प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाकर और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। वार्डन बहुत विनम्र था, इसलिए उनमें से अधिकांश ने उसके अभिवादन को स्वीकार किया। एरिन को छोड़कर सभी ने। जब वार्डन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो वह बस उसे देखती रही, फिर एक पल बाद अपनी नजरें हटा ली। अरे, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है, वार्डन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एक भयानक गलती। एरिन ने किसी के भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेजी से काम किया। उसने वार्डन की कलाई पकड़ी और उसका हाथ मरोड़ दिया। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके हाथ पर चढ़ने लगे और उसके अंग को जमा देने लगे। वे हंगामा कर रहे थे और सभी लोग खुशी खुशी देख रहे थे। वाह, उसके पास बर्फ की शक्तियां हैं, लड़कों में से एक ने कहा। क्या ये बहुत दुर्लभ नहीं है? मैं उसे किसी भी दिन मुझे जमा देने की अनुमति दे दूंगी।
कई छात्रों ने एक साथ आश्चर्य व्यक्त किया। बस करो तुम दोनों, ग्रिफ ने उनकी छोटी सी लड़ाई पर चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम में लड़ने की इतनी ऊर्जा है तो उसे परीक्षा के लिए बचा कर रखो। एरिन ने तुरंत वार्डन का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। धीरे धीरे उसका हाथ गर्म होने लगा। वह लड़खड़ाते हुए वापस लाइन में गया और शर्म से लाल चेहरे के साथ क्वीन के पीछे खड़ा हो गया। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? वार्डन ने शिकायत की। मैं तो अपना हाथ खोने ही वाला था। आप बिना अनुमति के लोगों को यूं ही छू नहीं सकते, क्वीन ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है। वो खुशकिस्मत है कि मैंने उसे सिर्फ इसलिए नहीं हराया क्योंकि वो खूबसूरत लड़की है। उसके शब्दों ने उसके लिए दुश्मन पैदा कर दिए। उनमें से कई एरिन के प्रशंसक थे, जिन्हें लगा कि वार्डन को बदनाम करके वे उस खूबसूरत लड़की के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। आसपास के लोगों को देखकर क्वीन समझ गई कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। यह उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। सहज ही क्वीन वार्डन से दूर हट गई, इस उम्मीद में कि कहीं कोई उन्हें दोस्त न समझ ले। अंत में क्वीन और अन्य लोगों को आगे बुलाया गया और उन्हें जमीन पर सफेद रेखाओं से बने एक वर्ग के अंदर खड़े होने के लिए कहा गया। उस वर्ग के अंदर की जगह उन पांचों के लिए पर्याप्त थी। किसी को भी ये बात ध्यान में आ जाएगी कि चौक के बाहर पास ही में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। इन्हें भगा दो, ग्रिफ ने आदेश दिया। जैसे ही ग्रिफ ने आदेश दिया, नकाबपोश व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए और चौकोर जगह चमकीले बैंगनी रंग में जगमगा उठी। दूसरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता, वाह! वार्डन ने क्वीन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, जिससे क्वीन को काफी असहजता हुई। कितनी दुर्लभ क्षमता है। मैदान उनकी नजरों से ओझल हो गए और वे रंगों के एक बवंडर में खो गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को एक और खुले इलाके में पाया, इस बार एक खाली बंजर भूमि में। वहां जीवन का कोई निशान नहीं था, न ही हरियाली का। समूह के सामने दो लोग खड़े थे। एक महिला काले कपड़े पहने हुए थी और उसके बगल में एक अन्य पुरुष था जिसका चेहरा उसके हुड के नीचे छिपा हुआ था। क्वीन उन दोनों की वर्दी की बाजू पर लगे बैच को नहीं देख पा रहा था, जिससे ये बताना असंभव था कि उनका पद क्या था। महिला ने अपने एक हाथ में एक टैबलेट पकड़ रखा था और उसे पन्ने पलट रही थी। उसने अपने सामने आए समूह को अनदेखा किया और तब तक पढ़ती रही जब तक उसका काम पूरा नहीं हो गया। काम खत्म होने के बाद उसने छात्रों की ओर देखा और बोलना शुरू किया। नमस्ते, मैं जेन हूँ और आज मैं आपकी परीक्षा की प्रभारी रहूंगी। परीक्षा पूरी होने के बाद मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूंगी और आपका स्कोर आपकी घड़ी पर दिखाई देगा। क्वीन ने गौर किया कि उनके चेहरे पर भी एरिन की तरह ही भाव भंगिमाएं झलक रही थी। अब हमें सबसे पहले किसे फोन करना चाहिए? ओह, लगता है हमारे पास पहले से ही कुछ ध्वस्त इमारतें हैं। जेन ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर नजर दौड़ाते हुए कहा। इस जगह पर, जहां खूबसूरत शहर नजरों से ओझल था, टैबलेट को पकड़ना बहुत नाजुक लग रहा था। महिला द्वारा बताई गई जानकारी उनके पिछले स्कूलों से मिली थी। पीटर चक, आगे आओ। घबराया हुआ दुबला पतला पीटर वैसा ही कर रहा था जैसा उसे कहा गया था, और उसकी हालत पहले से भी बदतर लग रही थी। क्वीन को लगा कि वह बदसूरत दिख रहा है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो वह बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। कम से कम क्वीन तो खड़ा हो पा रहा था, जबकि पीटर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। तुम्हारी क्षमता क्या है? जेन ने पूछा। अरे, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है, पीटर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्वीन और बाकी लोग अब समझ गए थे कि पीटर इतना घबराया हुआ क्यों था। कोई क्षमता न होना कोई असामान्य बात नहीं थी। युद्ध के कारण क्वीन की तरह कई बच्चे अनाथ हो गए थे। इसका आमतौर पर मतलब ये होता था कि उनके पास क्षमता की किताब खरीदने का कोई मौका नहीं था। पीटर, डरो मत, जेन ने कहा। लो, इसे ले लो। जेन के बगल में खड़ा नकाबपोश व्यक्ति अचानक अपने हाथ में एक किताब प्रकट करने लगा और चुपचाप उसे आगे बढ़ा दिया। जेन ने किताब ली और पीटर को सौंप दी। मेरे लिए? आप मुझे ये मुफ्त में दे रहे हैं? पीटर ने बेहद उत्साह से भरी आवाज में पूछा। धन्यवाद। अपने खाली समय में इस पुस्तक का अध्ययन करें। जब आप इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप परीक्षा दोबारा देने के लिए वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको अस्थायी रूप से लेवल 1 पावर स्टेटस प्रदान कर रहा हूं। पीटर को भले ही लेवल 1 की शक्ति मिल गई थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसे केवल आशा का अनुभव हो रहा था। उसे अभी अभी मिली किताब की वजह से उसकी जिंदगी में आखिरकार बदलाव आ सकता था। क्विंटेलिन, आगे आओ, जेन ने उसकी ओर देखते हुए आदेश दिया।
क्विन ने वही किया जो उसे कहा गया था। आपकी क्षमता क्या है? क्विन को ये सब बेतुका लगा। उसे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि जेन को उसके पिछले स्कूल से उसके बारे में सारी जानकारी पहले से ही थी। उन्हें पता था कि उसके पास पहले कभी कोई क्षमता नहीं थी। समस्या ये थी कि क्विन ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। सैन्य विद्यालय में आने से पहले क्विन ने खुद थोड़ी बहुत खोजबीन की थी। उसे पता था कि सेना उन सभी छात्रों को एक क्षमता पुस्तिका देती है जिनमें कोई क्षमता नहीं होती। दी गई हर क्षमता पुस्तिका एक जैसी होती थी। ये पृथ्वी से संबंधित क्षमता पुस्तिका होती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जिन छात्रों में पहले कोई क्षमता नहीं थी, वे अचानक सेना के ऋणी महसूस करने लगे। इतना ही नहीं, सेना के पास लगभग सभी पृथ्वी प्रकार की क्षमताओं से संबंधित पुस्तकें भी थीं। इसका मतलब ये था कि यदि आप कभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, तो आपको सेना के प्रति वफादार रहना पड़ता था, और बदले में वे आपको अधिक शक्ति प्रदान करते थे। क्विन को अपनी क्षमता का पता चलने से पहले वास्तव में यही लगता था कि उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है। भले ही वह 2 साल बाद सेना में भर्ती न होना चाहे, पृथ्वी की क्षमता उसके लिए बहुत उपयोगी थी। निर्माण कार्य में पृथ्वी की क्षमता काम आती थी, इसलिए रोजगार मिलना भी आसान था। समस्या यहीं से शुरू हुई। क्विन के पास पहले से ही एक क्षमता थी, जिसका मतलब था कि वह कोई नई क्षमता नहीं सीख सकता था। क्षमता की किताब व्यवहारिक रूप से बेकार थी। इतना ही नहीं, क्विन को पूरा यकीन था कि वे उन सभी छात्रों पर नजर रखेंगे जिन्हें उन्होंने क्षमता की किताब दी थी, यानी अगली बार जब शिक्षक उससे मिलेंगे तो वे उसे पृथ्वी की शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दे देंगे। क्विन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझ में ये क्षमता नहीं है। ठीक पहले की तरह उसके बगल में खड़े नकाबपोश व्यक्ति ने उसे एक किताब दी और फिर उसे क्विन को सौंप दिया। क्विन ने पहले तो जेन से किताब ले ली, लेकिन तभी अचानक एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दी। इस क्षमता को सीखने में असमर्थ। क्या आप इस पुस्तक को 10x में बदलना चाहेंगे? क्विन को कुछ हद तक उम्मीद थी कि सिस्टम पहला संदेश दिखाएगा, लेकिन दूसरे संदेश ने उसे सचमुच चौंका दिया। क्विन का मन कर रहा था कि वह किताब ले ले और उसे एक तरह के अभ्यास के रूप में इस्तेमाल करे, लेकिन उसे पता था कि बाद में सवाल पूछे जाएंगे। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए, क्विन ने जेन को किताब वापस देते हुए कहा। वहां खड़े छात्र और प्रशिक्षक दोनों ही स्तब्ध रह गए। जेन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। प्रशिक्षक के रूप में अपने 5 वर्षों के अनुभव में ये पहली बार था जब किसी अक्षम व्यक्ति ने पुस्तक को अस्वीकार किया था। कृपया मुझे एक पल दीजिए, ये कहकर जेन छात्रों के समूह से इतनी दूर खड़ी हो गई कि वे कुछ भी न सुन सके। हाँ, वह कहता है कि उसे क्षमता की किताब नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? जेन ने अपने ईयरपीस पर बोलते हुए कहा। उसे परीक्षा देने दो, फोन पर मौजूद रहस्यमय व्यक्ति ने कहा। फोन रखने के बाद उस आदमी के मन में ये ख्याल आया कि क्विन एक दिलचस्प छात्र था। उसने क्विन की फाइल देखना शुरू किया और उसकी कही बात सच साबित हुई। छात्र में कोई प्रतिभा नहीं थी और ऐसा लगता था कि उसका प्यो समूह से कोई संबंध नहीं था। देखते हैं क्विन, तुम इस क्रूर दुनिया में कितने दिन टिक पाते हो, उस आदमी ने कहा। परीक्षण स्थल पर वापस आकर जेन ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात खत्म कर ली थी और वह समूह की ओर वापस जाने लगी। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, जेन ने कहा। चूंकि आप योग्यता की किताब नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए आपको परीक्षा देनी होगी। क्विन को लगा कि यह सब एक मजाक है। अगर क्विन में सचमुच कोई क्षमता नहीं थी, तो उन्हें पहले से ही पता था कि परीक्षा के नतीजे क्या होंगे। क्या सच में उसे परीक्षा देने की जरूरत थी? उसे ऐसा लग रहा था कि वे क्विन को परीक्षा जारी रखने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहे थे ताकि उसे अपमानित और छोटा महसूस करा सके। आखिरकार वह सेना में भर्ती होकर उनसे उस क्षमता की किताब के लिए भीख मांगेगा जो वे बांट रहे थे। कृपया मेरा पीछा करें। इसके बाद जेन क्विन को मैदान में थोड़ा और आगे ले गई, जहां क्विन ने देखा कि जमीन में बड़े बड़े गड्ढे थे, जलने के निशान थे और न जाने क्या क्या था। ये सब पिछले परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने किया था। कृपया अपने सामने मौजूद लक्ष्यों को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर दें, जेन ने कहा। परीक्षण तुरंत शुरू होगा। जेन के बोलते ही बंजर भूमि में बेतरतीब ढंग से 3 लक्ष्य प्रकट हुए। वे धातु के गोल लक्ष्य थे जिनके केंद्र में एक लाल बिंदु था। समस्या तब पैदा हुई जब क्विन ने लक्ष्यों को खोजने की कोशिश की तो दूर की हर चीज धुंधली सी दिखाई दी। तब क्विन को एहसास हुआ कि उसकी अचूक दृष्टि अचानक उतनी अचूक नहीं रही। क्या ये धूप में बाहर रहने की वजह से हो रहा है? क्विन ने सोचा।
क्विन के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह धीरे धीरे प्रत्येक लक्ष्य तक दौड़कर जाए और एक एक करके उन पर मुक्के से वार करे, बेशक उसका समय अविश्वसनीय रूप से धीमा था। इसके बाद क्विन को 2 और परीक्षण पूरे करने थे। अगला परीक्षण शक्ति परीक्षण था, जिसमें क्विन को एक विशाल ढोल जैसी मशीन पर मुक्का मारने के लिए कहा गया। क्विन ने पूरी ताकत लगाकर ढोल पर प्रहार किया। ढोल में कंपन हुआ और एक हल्की सी आवाज आई, जिसके बाद अंत में केंद्र में एक डिजिटल संख्या प्रदर्शित हुई। 5 ताकत, जेन ने अपने टैबलेट पर लिखते हुए कहा। जब अंतिम परीक्षा का समय आया तो वे एक और मशीन लेकर आए। यह मशीन एक बड़ी गोलाकार वस्तु थी जिसके सामने कई छेद थे। परीक्षा शुरू होते ही मशीन ने प्रतियोगियों पर होलोग्राफिक स्पाइक्स दागे। क्विन को बस इतना करना था कि वह इन स्पाइक्स से बच जाए। मशीन के स्तर बढ़ते गए और अंततः उसकी गति बढ़ती गई और वह अधिक नुकीले कांटे फेंकने लगी। अंत में क्विन को कांटे लग गए और परीक्षण रोक दिया गया। 45 जेन ने एक बार फिर कहा और इसे अपने टैबलेट पर नोट कर लिया। क्विन ने जेन के मुंह से ये शब्द सुने और उसके मन में ये विचार आने लगे कि क्या जेन द्वारा दिए गए स्कोर का इससे कोई संबंध है। आखिरी परीक्षा शक्ति परीक्षण थी और क्विन ने उसमें 5 अंक प्राप्त किए, जो उसके सिस्टम के अनुसार उसकी शक्ति का स्कोर 5 था। फिर एक बार फिर ये परीक्षा चपलता पर केंद्रित थी और इसमें भी उसने 5 अंक प्राप्त किए, जो उसके सिस्टम के स्कोर के बराबर था। इसका मतलब ये था कि अगर क्विन रात में परीक्षा देता तो उसके सारे अंक लगभग 2 गुने हो जाते। इसका ये भी मतलब था कि जब तक उसका लेवल बढ़ता रहता, वह हमेशा अपना स्कोर बढ़ा सकता था। मानो उसकी क्षमता विकास करने की क्षमता थी, लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी थी। जैसा कि उम्मीद थी, जेन ने कहा, दुर्भाग्यवश आपकी वर्तमान शक्ति का स्तर लेवल 1 है। क्विन ने मुट्ठी भींची और वापस जाकर दूसरों के साथ खड़ा हो गया। वह जानता था कि लेवल 1 उपयोगकर्ता के रूप में उसके लिए आने वाले दिन कठिन होंगे, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। परीक्षा जारी रही और अगला नंबर लैला का था। वहां मौजूद लोगों में से वही अकेली थी जिसके पास हथियार था। उसका हथियार धनुष था, लेकिन वह पुराने जमाने के धनुषों जैसा नहीं था। इस धनुष को किसी जानवर के अंगों से तराशा गया था। ये काले रंग का था और देखने में ऐसा लगता था मानो पूरा धनुष रत्नों से बना हो। इसकी डोरी भी एक विशेष सामग्री से बनी थी। धनुष का इतना अनोखा रूप इसलिए था क्योंकि इसे जानवरों का हथियार माना जाता था। एक जानवर के शरीर के अंगों से बना धनुष। जब दाल्की ने मानव जाति पर हमला किया तो हमने उनकी तकनीक की नकल करके तेजी से प्रगति की, और इसी के साथ मनुष्यों ने पोर्टल का उपयोग करके अन्य ग्रहों की यात्रा करने की क्षमता प्राप्त की। इन ग्रहों पर अक्सर अलग अलग स्तर के जीव जंतु पाए जाते थे। जीव जितना शक्तिशाली होता था, उससे उतना ही बेहतर हथियार बनाया जा सकता था। क्विन ने पहली बार किसी जीव जंतु से बना हथियार देखा था, क्योंकि उसके पिछले स्कूल में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं था। इतनी कम उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शायद कभी किसी दूसरे ग्रह पर नहीं गया हो, एक भयानक हथियार के साथ देखना अजीब था। लैला मैदान के बीच में खड़ी होकर परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रही थी। क्विन की बारी के विपरीत इस बार उसके तैयार होने तक इंतजार किया गया। क्विन को पहले से ही इलाज में अंतर नजर आने लगा था। जब परीक्षण शुरू हुआ तो बंजर भूमि के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लक्ष्य दिखाई दिए। लैला ने तुरंत 5 तीर निकाले और उन्हें अपने धनुष पर चढ़ाकर एक ही दिशा में एक साथ चला दिया। तीर तेजी और ताकत से निकले, लेकिन फिर अचानक 5 तीर अपनी अपनी दिशा में अलग हो गए और प्रत्येक तीर एक अलग लक्ष्य की ओर बढ़ गया। क्या बढ़िया संयोजन है, वार्डन ने कहा। उसके पास टेलीकिनेसिस की क्षमता है, लेकिन ये काफी कमजोर है, इसलिए वह तीरों को नियंत्रित करने के लिए धनुष के साथ अपनी इस क्षमता का उपयोग करती है। पलक झपकते ही 5 निशाने एक साथ लगे और उसने पहला परीक्षण पूरा कर लिया। क्विन ने पहली बार देखा कि जानवरों के हथियार कितने उपयोगी होते हैं। अगर आपकी क्षमता कमजोर भी हो तो भी आप उसे मजबूत बना सकते हैं। क्विन को अभी तक पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसकी क्षमता क्या है, लेकिन अगर इससे केवल लेवल बढ़ने के साथ साथ उसके स्टेट्स में भी वृद्धि होती है, तो उसने सोचा कि बीस्ट स्वॉर्ड या इसी तरह की कोई चीज कितनी उपयोगी होगी। शक्ति परीक्षण में लैला का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उसने ढोल पर मुक्का मारते समय अपनी मुट्ठी को और भी तेजी से चलाने की कोशिश में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसका स्कोर केवल 8 ही रहा। क्विन ने आखिरी परीक्षा में भी लैला को काफी खराब प्रदर्शन करते देखा। परीक्षा शुरू होते ही लैला ने अपनी ओर आ रहे नुकीले कांटों पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की,
लेकिन उसे पता नहीं था कि वे होलोग्राम थे, असली नहीं, इसलिए इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि लैला के पास नुकीली चीजों से बचने के लिए केवल अपने शरीर पर निर्भर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंत में लैला को क्विन के बराबर ही अंक मिले। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास लेवल 2 यूजर की क्षमता है, जेन ने कहा, और तुरंत ही लैला की कलाई पर नंबर 2 दिखाई दिया। क्विन समझ गई थी कि लैला खुश नहीं है। वह गुस्से में पीछे हटते हुए समूह की ओर चली गई। क्विन को लगा कि परीक्षा निष्पक्ष नहीं थी। उसकी क्षमता भले ही दूसरे स्तर की हो, लेकिन धनुष चलाने में वह आसानी से तीसरे या चौथे स्तर के कुछ लोगों को हरा सकती थी। क्विन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि अकादमी वास्तव में आपकी क्षमता के स्तर को ही मापती है, न कि आपकी लड़ने की क्षमता को। अगला नंबर एरिन का था, जिसने परीक्षा दी। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, बिना किसी की ओर देखे। वह परीक्षा शुरू होने का इंतजार करते हुए परीक्षा स्थल के बीचों बीच खड़ी हो गई। फिर बंजर भूमि में 5 लक्ष्य अचानक प्रकट हुए। उसने तुरंत एक बर्फीला भाला बनाया और उसे लक्ष्य पर फेंक दिया, जो सीधे निशाने पर लगा। उसने अविश्वसनीय गति से एक के बाद एक ऐसा किया, और लगभग उन सभी को उतनी ही तेजी से नष्ट कर दिया जितनी तेजी से लैला ने किया था। अगला परीक्षण एरिन ने और भी प्रभावशाली ढंग से किया। उसने अपनी दोनों हथेलियों में बर्फ जमा करना शुरू किया और लगभग 1 मिनट तक अपनी शक्ति इकट्ठा करने के बाद उसके हाथों से बर्फ का एक विशाल स्तंभ निकला और सीधे ढोल के केंद्र पर जा लगा। ढोल पहले से भी ज्यादा जोर से बज उठा और संख्या बढ़ती ही गई, अंततः 50 तक पहुंच गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी आत्मविश्वासी है, वार्डन ने कहा। क्विन को अचानक लगा कि अच्छा हुआ कि उन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई, वरना वार्डन की जान चली गई होती। अंत में जब आखिरी परीक्षा का समय आया, तो प्रशिक्षक ने उससे कहा कि उसे अपनी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और उसे बस चकमा देना चाहिए। एरिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तुरंत परीक्षा शुरू कर दी। वह तेजी से आगे बढ़ते हुए हर नुकीली चीज से बचती रही, लेकिन अंततः मशीन बहुत तेज हो गई और उसे चोट लग गई। शानदार, जेन ने कहा, अब तक का सबसे अच्छा परिणाम, पावर लेवल 5। एरिन अपने समूह की ओर वापस चलती रही, मानो उसे पहले से ही पता हो कि उसे क्या मिलने वाला है, या तो उसे इस पूरी बात की परवाह ही नहीं थी। अंत में समूह में परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति वार्डन था। अब समय आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास क्या है, मुझे शुभकामनाएं दें। क्विन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वार्डन किससे बात कर रहा था, लेकिन वार्डन के मैदान के बीचों बीच जाते हुए उसकी ओर आंख मारने से क्विन को तुरंत एहसास हो गया कि वह उसी से बात कर रहा था। क्या वह बेवकूफ सच में ताकतवर हो सकता है? क्विन ने सोचा। अधिकांशतः शक्तिशाली लोग या तो अपनी शक्तियों पर घमंड करते थे या उन्हें छुपा कर रखते थे, लेकिन वार्डन एक विचित्र व्यक्ति था। वह घमंडी तो नहीं था, लेकिन दिखावटी जरूर था। जब आखिरकार उसकी बारी आई और परीक्षा शुरू हुई, तो जो कुछ उन्होंने देखा, उसे देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। हर एक परीक्षा में वार्डन ने बिल्कुल वही किया जो एरिन ने किया था। उसने उसी क्षमता, बर्फ की क्षमता का उपयोग किया था और उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया था। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ताकतवर हूँ, वार्डन ने अपने नए सबसे अच्छे दोस्त क्विन को नंबर 5 दिखाते हुए कहा। क्विन सोच रही थी कि आखिर वार्डन की क्षमता क्या थी। वार्डन को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते देख क्विन के मन में ये सवाल उठा कि उसकी क्षमता क्या है। जब वार्डन ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि उसने अपनी क्षमता का प्रयोग क्विन पर करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश उसकी क्षमता कारगर नहीं हुई। अगर वार्डन की शक्ति बर्फ होती, तो यकीनन उसका हाथ जम गया होता, जब तक कि क्विन के पास सभी शक्तियों को रोकने की क्षमता न हो, लेकिन ऐसा होना बहुत ही असंभव था। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद वार्डन ने भी अजीब प्रतिक्रिया दी और क्विन से उसकी शक्ति के बारे में पूछा, मानो उसे पता ही हो कि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। फिर क्विन के मन में एक और विचार आया, वार्डन हर उस व्यक्ति से हाथ मिलाने पर इतना अड़ा क्यों था जिससे वह अभी अभी मिला था। अगर क्विन को सही याद था, तो एरिन ने वार्डन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंत में वार्डन ने एरिन के कंधे पर हाथ रखा था। उस समय तो यह एक अजीब हरकत लगी थी, लेकिन अब क्विन को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था और सब कुछ समझ में आने लगा था। स्पर्श ही शर्त थी। क्विन ने आखिरी बार एरिन को छुआ था। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि दोनों के पास एक जैसी शक्तियां थी, जिसका मतलब ये था कि संभवतः वार्डन की क्षमता दूसरों की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता थी। ये क्विन पर कारगर नहीं हुआ क्योंकि उसकी क्षमता सीधी सादी नहीं थी। क्विन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और उसे पूछना ही पड़ा,
अरे वार्डन, तुम्हारी क्षमता है, क्विन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम दूसरों की क्षमताओं की नकल कर सकते हो? वार्डन ने क्विन की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे इतनी जल्दी कैसे समझ लिया। आपको कैसे पता चला? जब आपने मुझसे हाथ मिलाया तो कुछ न होने पर आपको आश्चर्य हुआ। वार्डन को लगा कि क्विन ने महज हाथ मिलाने से ही इतनी बड़ी बात का अंदाजा लगा लिया। ये वाकई कमाल की बात थी। आखिरकार यह ज्यादा मुमकिन था कि वार्डन ने बर्फ की शक्ति किसी शक्ति पुस्तिका से हासिल की हो। नकल करने की शक्ति किसी शक्ति पुस्तिका में उपलब्ध नहीं थी, जिसका मतलब एक ही था। क्या तुम ओरिजिनल हो? क्विन ने पूछा। वार्डन ने कुछ नहीं कहा, बस क्विन को आंख मारी, जिससे क्विन के विचार लगभग पुष्ट हो गए। वार्डन एक ओरिजिनल था, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार से था जिसने अपनी क्षमताओं को बाहरी दुनिया के साथ साझा न करने का फैसला किया था। वह आमतौर पर 8 के शक्ति स्तर से ऊपर उठने में सक्षम था। परीक्षा पूरी होने के बाद नकाबपोश व्यक्ति ने छात्रों को अकादमी के सामने टेलीपोर्ट कर दिया, जहां उन्हें ठहरना था। अकादमी बहुत विशाल थी और पूरे शहर की सबसे ऊंची इमारत थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने 3 होटलों को जोड़कर बनाया हो। अकादमी के सामने कुल 10 अलग अलग शिक्षक खड़े थे। उनके सामने छात्रों के समूह थे जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली थी। छात्रों को शिक्षकों के साथ तब तक इंतजार करने के लिए कहा गया जब तक कि सभी छात्र अपनी परीक्षा पूरी न कर लें। कभी कभार 5 छात्रों का एक समूह किसी एक शिक्षक के सामने प्रकट हो जाता था। अंततः जहां क्विन खड़ी थी, वहां अब कुल 20 छात्र थे। ठीक है, आप सभी को मेरे पीछे पीछे आना होगा, मैं आपको स्कूल घुमाने ले चलता हूं, आगे खड़ी शिक्षिका ने कहा। शिक्षक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके सुनहरे घुंघराले बाल थे और वह चश्मा पहनता था। उसका नाम डेल था। डेल अकादमी के विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए घूम रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती। डेल ने कहा, आप लोगों को एक दूसरे को जितना हो सके जानने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार आप जिनके साथ अभी हैं, वे ही आपके सहपाठी होंगे। स्कूल का भ्रमण कराते समय अचानक सभी छात्र आपस में अधिक बात करने लगे, लेकिन क्विन ने एक बात गौर की। मध्यम स्तर के छात्र उच्च स्तर के छात्रों से दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि निम्न स्तर के छात्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। क्विन और पीटर ही कक्षा में प्रथम स्तर के 2 छात्र थे। उन्हें पता भी नहीं चला था कि उन्हें कक्षा के पीछे धकेल दिया गया था और पीटर सिर झुकाए धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका असर क्विन से कहीं ज्यादा पीटर पर पड़ा था, लेकिन क्विन को पहले से ही इस बात का आभास था। लेकिन अचानक ही एक जानी पहचानी आवाज क्विन का नाम पुकारती हुई सुनाई दी। तुम यहाँ हो? वार्डन ने कहा। अरे यार, लोग मुझ पर कूदने लगे, फिर अचानक मैंने दाईं ओर देखा और तुम गायब हो गए। चलो दोस्त, साथ मिलकर आसपास देखते हैं। क्विन को सचमुच लगा कि वार्डन एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी। तभी वार्डन ने देखा कि पीटर भी अकेला है। चलो तुम भी आ जाओ, माहौल खराब करना बंद करो। पीटर ने ऊपर देखा और अपनी ओर उंगली उठाए। तुम्हें क्या लगता है मैं और किससे बात कर रहा हूँ? वार्डन ने कहा। वे तीनों कक्षा के पीछे खड़े रहे जबकि शिक्षक विद्यालय का भ्रमण करते रहे। उन्हें एक युद्ध क्षेत्र दिखाया गया, जहां बंजर भूमि पर इस्तेमाल होने वाले परीक्षण उपकरणों के समान उपकरण थे, साथ ही कई वर्गाकार युद्ध मंच भी थे। उन्हें उनकी होम रूम क्लास, बैटल क्लास, स्पोर्ट्स रूम और अन्य कई तरह के कमरे दिखाए गए। डेल स्कूल के हर हिस्से के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाता रहा, लेकिन क्विन को ज्यादातर बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब तक कि वे आखिरकार लाइब्रेरी नहीं पहुंच गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का पुस्तकालय 3 मंजिलों में विभाजित है। प्रथम वर्ष के छात्र केवल पहली मंजिल का उपयोग कर सकते हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र भी दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं, और अंत में अंतिम मंजिल केवल सैन्य कर्मियों के लिए है। क्विन को पुस्तकालय में इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि उसमें ऐसी किताबें थी जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी। यहाँ क्विन को शायद अपनी क्षमता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, बस उसे उम्मीद थी कि वह जानकारी पहली मंजिल पर ही मिलेगी। अंततः यात्रा समाप्त होने वाली थी जब डेल स्कूल के छात्रावासों के ठीक बाहर रुका। और यहाँ रहने के दौरान आप यहीं ठहरेंगे। अपना सामान रखने के बाद आप अकादमी में घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। आज कोई कक्षा नहीं होगी, इसलिए आपके पास दोपहर का शेष समय घूमने फिरने के लिए होगा। इसके बाद प्रत्येक छात्र को एक एक करके कागज के एक टुकड़े पर एक संख्या दी गई, जिससे पता चलता था कि वे किस कमरे में रहेंगे।
इसके बाद क्विन ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि वार्डन उसकी ओर आ रहा है। हे क्विन, तुम्हारा कमरा नंबर क्या है? वार्डन ने पूछा। त्रुटि 23। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मेरे पास भी वही नंबर है, शायद किस्मत ही हमें मिला रही है, वार्डन ने उत्साह से कहा। शायद, क्विन ने जवाब दिया। इसी बीच गलियारे में कहीं दूर दो अन्य छात्र बातचीत कर रहे थे। अरे, तुम्हें क्या हुआ? एक छात्र ने अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता यार, कोई आदमी अचानक आया और उसने मुझे धक्का दिया और कमरे के नंबर बदल लिए। यार, क्या हमें इसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए? छात्र ने पूछा। नहीं, अगर मैंने उसकी कलाई को सही से देखा है तो उस पर लिखा है कि वह लेवल 5 का है, बेहतर होगा कि हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। क्विन ने सामान खोलकर रख लेने के बाद बाकी दिन वह जो चाहे कर सकता था। दोपहर का समय था, इसलिए उसके पास अकादमी घूमने और मनचाहा करने के लिए काफी समय था। क्विन इस समय दो लोगों के साथ अपना कमरा साझा कर रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि वह उन दोनों को जानता था। उनमें से एक वार्डन था जबकि दूसरा पीटर। कमरे में 3 सिंगल बेड थे जो एक दूसरे से दूर दूर रखे हुए थे, लेकिन इसके अलावा कमरा लगभग खाली था। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपना अधिकांश समय अध्ययन करने या अपने कौशल का अभ्यास करने में व्यतीत करें। उनके पास मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं था। तो फिर तुम लोग क्या करना चाहते हो? वार्डन ने पूछा। मैं अभी भी सामान खोल रहा हूँ, आप दोनों को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो चाहो करो, पीटर ने जवाब दिया। पीटर उन दोनों के सामने थोड़ा खुल गया था। पहले तो वह पूरी तरह शर्मीला था और मुश्किल से एक शब्द भी बोलता था, लेकिन धीरे धीरे वह खुलकर सामने आने लगा, खासकर क्विन के साथ। पीटर को शायद क्विन के साथ सहज महसूस होता था क्योंकि वह जानता था कि क्विन भी उसी की तरह लेवल 1 की क्षमता वाला उपयोग करता है। मैं पुस्तकालय जाने की सोच रही थी, क्विन ने जवाब दिया। शायद आपको वहाँ बहुत बोरियत होगी। ओ वाह, मैं तो किसी भी चीज को मजेदार बना सकता हूँ। वैसे भी मैंने तो काफी समय से कोई किताब नहीं पढ़ी है। वार्डन थोड़ी देर रुका। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार किताब कब पढ़ी थी। तीनों हंसे और फिर वार्डन और क्विन ने साथ में पुस्तकालय जाने का फैसला किया। आखिरकार वे पहुंच गए और पहली मंजिल पहले से ही छात्रों से भरी हुई थी। क्विन ने देखा कि कई गोल मेजें फैली हुई थी जिन पर छात्र बैठे थे और मेज के बीचों बीच एक चमकता हुआ गोला था। अरे, आप शायद सोच रहे होंगे कि बीच में वो गोलाकार चीज क्या है ना? वार्डन ने पूछा। लगता है कि ये सरकारी स्कूलों में नहीं होती। अगर आप उस गोले को छूते हैं तो आप एक जगह बना सकते हैं और उस जगह में सिर्फ आमंत्रित लोग ही अपनी बात कह सकते हैं। इस तरह लोग बिना दूसरों को परेशान किए जितना चाहे बात कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है। क्विन और वार्डन ने फिर एक ऐसी मेज चुनी जिसके दूसरी तरफ 2 और लोग बैठे थे। जैसा कि वार्डन ने कहा था, क्विन उन दोनों को बात करते हुए देख तो सकती थी लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस गोले का प्रभाव सिर्फ मेज तक ही सीमित था। मेज से उठते ही बाकी लोग आपको सामान्य रूप से सुन सकते थे। क्विन ने पुस्तकालय में इधर उधर खोजबीन की और जितनी हो सके उतनी क्षमता संबंधी किताबें चुन ली। उनमें से अधिकतर में दुनिया में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का वर्णन था। वार्डन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उसने पढ़ने के लिए कोई भी काल्पनिक किताब चुन ली। दोनों अपनी अपनी मेजों पर बैठे थे और क्विन पन्ने पलटने लगा। कई किताबें पढ़ने के बाद भी क्विन को कुछ नया पता नहीं चला था। वह किताब में लिखी अधिकांश क्षमताओं के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन किसी भी किताब में क्विन जैसी क्षमता का जिक्र नहीं था। वार्डन क्विन पर कड़ी नजर रख रहा था और उसने देखा कि वह किस तरह की किताबें चुन रहा था। ये सारी किताबें किस लिए हैं? क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? क्विन ने कुछ देर सोचने के बाद वार्डन को जवाब दिया। पढ़ाई लिखाई में वार्डन उतना होशियार नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे क्षमताओं के बारे में काफी जानकारी थी। उसकी क्षमता के प्रकार को देखते हुए उसे जानकारी होना ही चाहिए था। स्कूल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कौन सी योग्यता हासिल करनी चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे लगा था कि तुम उन प्यो सदस्यों में से एक होगे जो क्षमताओं से नफरत करते हैं, लेकिन असल में तुम सेना के प्रति वफादार नहीं रहना चाहते थे। वार्डन ने जवाब दिया। अच्छा, क्या तुम कुछ खास ढूंढ रहे हो? सच में नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने एक दिलचस्प बात कही थी। क्या आपने कभी ऐसी क्षमता के बारे में सुना है जो धूप में कमजोर हो जाती है? अचानक वार्डन जोर से हंसने लगा।
क्या तुम पागल हो? मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं। क्षमताएं तो हमारे शरीर सीखकर हासिल करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की सीमाएं होती हैं और वे शक्तिशाली मंत्र नहीं सीख पाते या दूसरों से कम कर पाते हैं, लेकिन सूरज की वजह से किसी की क्षमता कम हो जाना। लगता है तुम कोई पिशाच हो। क्विन को वार्डन की प्रतिक्रिया पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बेशक क्विन जानता था कि इस तरह का सवाल पूछने पर यही सामान्य प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यह सच था। जब तक क्विन सीधी धूप में रहता, उसकी सारी क्षमताएं आधी कमजोर हो जाती। क्विन पुस्तकालय में इधर उधर देखता रहा कि क्या उसे कुछ और मिल सकता है। उसने आखिरकार जितनी भी क्षमता संबंधी पुस्तकें मिल सकती थी, सब देख ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर क्विन ने ऊपर की मंजिल की ओर देखा जहां कुछ द्वितीय वर्ष के छात्र थे। शायद ऊपर कुछ तो है, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि नियमों को तोड़ने पर अकादमी मेरे साथ क्या करेगी, क्विन ने सोचा। क्विन पुस्तकालय में घूमते घूमते आखिरकार उपन्यास अनुभाग में पहुंच गया और उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। पिशाचों के बारे में सच्चाई नामक पुस्तक का एक विशिष्ट शीर्षक। क्विन ने किताब निकाली और उस पर सरसरी नजर डाली। पिशाच तो परियों की कहानियों और मिथकों की चीजें थीं। यहाँ तक कि जब लोगों में शक्तियाँ प्रकट होने लगी, तब भी किसी ने भी खुद को पिशाच होने का दावा नहीं किया था। क्विन खुद को रोक नहीं पाया और उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह जुड़ाव महसूस कर सके। किताब को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद क्विन को लगा कि इसका अधिकांश भाग बेकार है। पिशाचों के कई कारनामे उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। पिशाचों को मानव रक्त पीना आवश्यक था। कुछ स्वयं को चमगादड़ में बदल सकते थे और मायाजाल पैदा कर सकते थे, जबकि अन्य तलवारबाजी और सम्मोहन में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे, लेकिन क्विन में इनमें से कोई भी गुण नहीं था। किताब में उसे सिर्फ धूप में कमजोर महसूस होने वाली बात ही समझ में आई। आखिरकार क्विन ने किताब बंद करने और आज का काम खत्म करने का फैसला किया। उसे पुस्तकालय की पहली मंजिल से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही क्विन ने किताब बंद की, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डिंग, आपने सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। 10 व्यय प्राप्त हुए। 15 व्यय। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? क्विन ने संदेश को बहुत देर तक ध्यान से देखा और उसे कई बार पढ़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मुझे उस काल्पनिक किताब को पढ़ने से अनुभव मिला? कई अलग अलग क्षमताओं के बारे में किताबें पढ़ने के बाद क्विन ने तुरंत इसका परीक्षण करना चाहा। किसी भी किताब से उसे कोई अनुभव नहीं मिला था, लेकिन किसी कारणवश इस किताब से मिला। फिर क्विन ने तुरंत एक और काल्पनिक कहानी उठाई, इस बार ड्रैगन के बारे में, जिसका शीर्षक था मानव के रूप में पुनर्जन्म। उसने पहले की तरह ही किया और किताब के अधिकांश भाग को सरसरी तौर पर पढ़ा, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों को अवश्य पढ़ा। फिर किताब बंद करते समय उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तो स्वाभाविक ही था। फिर क्विन ने एक और चीज आजमाने की सोची। उसने वैम्पायरों के बारे में एक और किताब उठाई और वही किया। लेकिन जब उसने किताब बंद की तो वही हुआ, सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में क्विन ने यह सिद्धांत दिया कि सभी किताबें पढ़ने के बाद उसे क्षमताओं के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि सिस्टम ने उसे इसके लिए पुरस्कृत किया। शायद सिस्टम ने उसे बस एक विलंबित संदेश दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिशाचों के बारे में लिखी किताब का उसके शरीर से कोई संबंध है। खैर, वह इस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहता था। जब क्विन ने पुस्तकालय में चीजों की जांच पूरी कर ली, तो उसने देखा कि वार्डन मेज से गायब हो गया था और अब पुस्तकालय में नहीं था। लगता है वो ऊब गया होगा और कहीं और चला गया होगा। क्विन ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि सूरज डूबने लगा है। वह अब तक पुस्तकालय में कुल 6 घंटे बिता चुका था और समय बहुत जल्दी बीत गया था। फिर जब क्विन निकलने ही वाला था, तभी उसे सिस्टम से एक और संदेश मिला। दैनिक कार्य पूरा हो गया है। 1 घंटे तक सीधी धूप से बचें। 5 व्यय प्रदान किए गए हैं। 2100 व्यय। क्विन ने आखिरकार अपना दूसरा दैनिक कार्य पूरा कर लिया था। स्कूल से आने में उन्हें लगभग 2 घंटे लगे थे और अंदर और पुस्तकालय में बिताए गए समय को मिलाकर क्विन ने आसानी से कार्य पूरा कर लिया। हर बार जब क्विन को कोई घोषणा मिलती, तो उसे संख्या को 100 के करीब पहुंचते देखकर संतोष का अनुभव होता था। वह ये देखने के लिए बेताब था कि लक्ष्य तक पहुंचने के बाद क्या होगा। उसका सबसे अच्छा अनुमान यही था कि उसका लेवल बढ़ जाएगा। आखिरकार सिस्टम ने तो ये भी कहा था कि वह कम से कम लेवल 10 पर पहुंचने तक अपनी शॉप सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता।
इस समय क्विन की एकमात्र इच्छा थी कि उसे लेवल बढ़ाने का कोई तेज तरीका मिल जाए। रोजाना सिर्फ 2 डेली क्वेस्ट पूरे करने से उसे लेवल 2 तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। फिलहाल तो उसके पास अपने रोजमर्रा के जीवन को सामान्य रूप से जीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लाइब्रेरी से निकलते ही क्विन ने युद्ध क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। उसके मन में एक सिद्धांत था जिसे वह परखना चाहता था। लेकिन जब वह स्कूल के गलियारे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक छात्र दूसरे बच्चे को दीवार से सटाकर खड़ा कर रहा है। दीवार से सटे उस लड़के को देखकर लग रहा था कि उसे पहले भी कई बार मारा जा चुका है और उसके चेहरे पर निशान थे। तो ये शुरू हो चुका है, क्विन ने सोचा। क्विन ने लड़के की कलाई घड़ी पर एक नजर डाली और देखा कि उस पर दिख रहा अंक 1.2 शक्ति स्तर का था। क्विन ये देखकर काफी हैरान हुआ क्योंकि धमकाने वाला लड़का खुद काफी कमजोर था, जो कि एक दुर्लभ घटना थी। वह केवल उन्हीं लोगों को धमका सकता था जिनकी शक्ति का स्तर क्विन या पीटर जैसा हो। तभी क्विन को अचानक एहसास हुआ कि दीवार के सहारे कौन खड़ा है। दरअसल वह पीटर था। क्विन ने उसे पहले पहचाना नहीं क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। क्विन इस बात को लेकर दुविधा में था कि उसे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। उसे गुंडों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उन्होंने उसकी स्कूली जिंदगी बर्बाद कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वह भी उनका निशाना बन जाएगा। बेशक क्विन अपनी मौजूदा ताकत को परखना भी चाहता था और उसे एक आदर्श गिनी पिग मिल गया था। उसके सामने खड़ा छात्र केवल 1.2 के शक्ति स्तर पर था, इसलिए उसके जीतने की काफी संभावना थी। छात्र ने पीटर को एक और घूंसा मारने के लिए अपनी मुट्ठी फिर से उठाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मुझसे टकराकर माफी मांग लोगे? उसने मुक्का घुमाते हुए चिल्लाकर कहा। फिर जब क्विन वहां से गुजर रहा था तो उसने गिरने का नाटक किया और छात्र से टकरा गया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और गिरने से बच गया। क्विन, पीटर ने ऊपर देखते हुए कहा। ये सब किस लिए था? छात्र ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा जिसने उसे धक्का दिया था। इसके बाद छात्र ने तुरंत क्विन की घड़ी देखी और अचानक उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। तुम जैसे घटिया किस्म के इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये देखने का इंतजार कर रहा था कि आप जैसे किसी व्यक्ति के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद से ही शर्त हार ली हो। मुझे लगा था कि कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। और आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? पीटर को क्विन के बारे में थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसे परीक्षा स्थल पर ही पता चल गया था कि क्विन के पास कोई क्षमता नहीं है, जबकि उसके सामने वाले छात्र के पास क्षमताएं थी। पीटर ने सोचा कि अगर वे दोनों साथ मिलकर लड़े तो शायद उनके जीतने की संभावना हो, लेकिन अंत में पीटर डर गया। उसे पूरी जिंदगी दर्द सहना पड़ा था और वह अब और दर्द नहीं सहना चाहता था। यही इस दुनिया का मौजूदा तरीका था। सबसे ताकतवर और शीर्ष पर बैठे लोग कमजोरों को दबाते थे और बदले में वे उनसे भी कमजोरों को दबाते थे। ये पहली बार था जब उस छात्र का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उससे कमजोर था और अचानक उसे अपने सारे दर्द का एहसास हुआ। वह चाहता था कि कोई और भी उस दर्द को महसूस करे। इस तरह उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वह समाज में सबसे निचले पायदान पर है। इसके बाद क्विन ने देखा कि छात्र ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे, मानो वह कुछ तैयार कर रहा हो, और अगली घटना ने उसके अनुमानों की पुष्टि कर दी। एक क्षमता का पता चला है। युद्ध मोड प्रारंभ किया जा रहा है। नया कार्य सौंपा गया है। पहला मुकाबला, शक्ति स्तर 1.2। लड़ाई जीतकर 50 अनुभव प्राप्त करें। अचानक क्विन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यही वह तरीका था जिससे वह तेजी से लेवल अप कर पाएगा।